सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जब गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ी तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। गांव के आखिरी छोर पर ईंटों और मिट्टी से बना एक छोटा सा कमरा था। इसी कमरे में रहता था 22 साल का अयान। अयान का रंग साफ, आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। अयान बचपन से ही अनाथ था। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। आज अयान के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वो दिल्ली जा रहा था, जहाँ कृषि मंत्रालय में देश के बड़े वैज्ञानिकों के सामने उसे अपने उस क्रांतिकारी फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन देना था, जिस पर उसने सालों तक दिन रात रिसर्च की थी। घर से निकलने से पहले अयान अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसने नम आंखों से कहा, माँ, आज मैं उस मुकाम पर पहुँचने वाला हूँ जिसका सपना आपने देखा था। आपने कहा था ना कि बेटा, फटे कपड़ों में जीना शर्म की बात नहीं है, फटी हुई सोच रखना शर्म की बात है। मैं वादा करता हूँ कि अपने इस फॉर्मूले को किसी अमीर कंपनी को बेचकर अमीर नहीं बनूंगा, बल्कि इसे मुफ्त में देश के गरीब किसानों तक पहुँचाऊंगा, ताकि किसी और की फसल कर्ज के कारण बर्बाद न हो। अयान ने अपनी माँ की तस्वीर को छुआ, अपना पुराना सा झोला उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। लेकिन किस्मत शायद उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। शहर जाने वाली बस रास्ते में ही खराब हो गई। अयान घबरा गया। जब तक वो जैसे तैसे दौड़ते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचा, तब तक दिल्ली जाने वाली एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन सीटी बजाकर प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। अयान अपनी पूरी ताकत से ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल गई। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर हांफते हुए रुक गया। उसके हाथ से उसका टिकट छूटकर नीचे गिर गया। अयान को लगा कि उसकी सालों की मेहनत, उसकी माँ का सपना, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। वो निराश होकर प्लेटफॉर्म की एक लोहे की बेंच पर बैठ गया और अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय रेलवे स्टेशन के वीआईपी एग्जिट से एक बेहद खूबसूरत, आधुनिक और शालीन लड़की बाहर निकल रही थी। उसका नाम था अहाना। अहाना देश की सबसे बड़ी एग्रोटेक कंपनियों में से एक अहाना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन थी। वो अपनी एक सहेली को स्टेशन छोड़ने आई थी। जैसे ही उसकी नजर बेंच पर बैठकर रो रहे अयान पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। स्टेशन पर हजारों की भीड़ थी, लेकिन अयान की बेबसी में कुछ ऐसा था जिसने अहाना के दिल को छू लिया। अहाना ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और खुद चलकर अयान के पास पहुंची। उसने बहुत ही मधुर आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अयान ने चौंक कर अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर उठाया। सामने एक अमीर और संभ्रांत लड़की को देखकर वो झिझक गया और थोड़ा खिसक कर बोला, जी जी बैठिए। अहाना ने अयान की आंखों में छिपे दर्द को भांप लिया था। उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। कभी कभी अजनबी से बात करने पर मन हल्का हो जाता है। अयान का दिल इस वक्त बोझ से दबा था। उसने बिना कुछ छुपाए अहाना को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी माँ का संघर्ष, उसकी सालों की रिसर्च, कृषि मंत्रालय में होने वाली मीटिंग और अभी अभी छूटी हुई ट्रेन। उसने अपना वो झोला भी दिखाया जिसमें उसकी रिसर्च की फाइलें रखी थी। अयान की बातें सुनकर अहाना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो इसका मतलब तुम्हारी ट्रेन छूटी है, तुम्हारी मंजिल नहीं। मैं भी अभी अपनी कार से दिल्ली ही लौट रही हूँ। अगर तुम्हें एक अजनबी लड़की पर भरोसा हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी मीटिंग के समय से आधा घंटा पहले दिल्ली पहुंचा दूंगी। अयान को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने संकोच करते हुए कहा, लेकिन मैडम, मैं एक मामूली गांव का लड़का हूँ और आप इतनी बड़ी गाड़ी में। अहाना ने बात काटते हुए कहा, गाड़ियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं अयान, लेकिन इंसान का इरादा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। चलो, देर हो रही है। अयान ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अहाना के साथ उसकी लग्जरी मर्सिडीज कार में बैठ गया। कार दिल्ली की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते भर दोनों के बीच खेती किसानी और रिसर्च को लेकर गहरी बातें हुई। अहाना अयान के ज्ञान और उसकी सादगी से बेहद प्रभावित हुई। जब अयान ने बताया कि वो इस फॉर्मूले को किसी कंपनी को बेचने के बजाय मुफ्त में सरकार को सौंपना चाहता है ताकि किसानों का भला हो, तो अहाना के दिल में अयान के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। लगभग 3.5 घंटे के सफर के बाद कार सीधे दिल्ली के कृषि मंत्रालय के सामने रुकी। अयान समय पर पहुंच चुका था। उसने कार से उतरकर अहाना का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मैडम, अगर आज आप न होती तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एहसान नहीं अयान, ये सही समय पर सही इंसान की मदद थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। अयान अंदर चला गया। उसका प्रेजेंटेशन बेहद शानदार रहा। कृषि मंत्रालय के बड़े बड़े वैज्ञानिक अयान के फॉर्मूले को देखकर दंग रह गए। सरकार ने तुरंत उसके फॉर्मूले को मंजूरी दे दी और उसे आगे की रिसर्च के लिए दिल्ली में ही एक बेहतरीन लैब और फंड देने का वादा किया। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना जाल बुनने लगती है।
उसी कृषि मंत्रालय की मीटिंग में एक प्राइवेट केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी का सीईओ भी मौजूद था, जिसका नाम था राघव। राघव एक बेहद शातिर, घमंडी और लालची इंसान था। उसकी कंपनी किसानों को महंगे और केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स बेचकर अरबों रुपए कमाती थी। राघव को तुरंत समझ आ गया कि अगर अयान का ये मुफ्त और जैविक फॉर्मूला बाजार में आ गया तो उसकी कंपनी पूरी तरह कंगाल हो जाएगी। राघव ने तुरंत अपने दाहिने हाथ वसीम को फोन लगाया और कहा, उस गांव के लड़के अयान पर नजर रखो। वो दिल्ली की जिस लैब में काम करने जा रहा है, वहां से उसकी रिसर्च फाइलें और फॉर्मूले की मुख्य कोडिंग मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो आसानी से न माने तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। अगले ही दिन से अयान ने दिल्ली की सरकारी लैब में अपना काम शुरू कर दिया। अहाना भी अक्सर अयान से मिलने लैब में आती थी। वह अयान की रिसर्च को अपने स्तर पर भी सपोर्ट करना चाहती थी। धीरे धीरे अयान की सादगी और अहाना की समझदारी दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। दोनों काम के बाद अक्सर शाम को कॉफी पीते और देश के विकास को लेकर बातें करते। राघव ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अगर अहाना जैसी बड़ी बिजनेसमैन अयान के साथ जुड़ गई तो अयान को छूना भी नामुमकिन हो जाएगा। राघव ने अपनी पहली चाल चली। एक रात जब अयान लैब में अकेला काम कर रहा था, राघव के आदमी वसीम ने चुपके से लैब का पावर कट कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर नकाबपोश बदमाशों ने अयान पर हमला कर दिया और उसकी मुख्य रिसर्च फाइलें छीनने की कोशिश की। लेकिन अयान भले ही सीधा साधा था, पर कमजोर नहीं था। उसने अपनी माँ की सीख को याद किया और अकेले ही उन 3 बदमाशों से भिड़ गया। मारपीट के दौरान अयान के हाथ में चोट लग गई, लेकिन उसने बदमाशों को फाइल छूने तक नहीं दी। शोर शराबा सुनकर जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचे, बदमाश वहां से भाग चुके थे। अगले दिन जब अहाना को इस हमले का पता चला तो वो घबराकर अस्पताल पहुंची, जहां अयान के हाथ पर पट्टी बांधी जा रही थी। अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने अयान का हाथ थामकर कहा, अयान, तुम पागल हो क्या? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? वो फाइलें दोबारा बन सकती थीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। उसमें मेरी माँ का सपना और इस देश के लाखों किसानों की जिंदगी है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अपने देश के किसानों का हक किसी लालची के हाथ में नहीं जाने दे सकता। अयान की इस बात ने अहाना के दिल के बचे खुचे दरवाजे भी खोल दिए। उसे एहसास हो गया कि वो अयान से बेइंतहा प्यार करने लगी है। इधर राघव अपनी इस नाकामी से बुरी तरह बौखला गया था। उसने अयान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए एक आखिरी और बेहद खतरनाक साजिश रची। उसने कृषि मंत्रालय के ही एक भ्रष्ट अधिकारी को मोटी रकम देकर अयान पर देशद्रोह और सरकारी डेटा लीक करने का झूठा आरोप लगवा दिया। रातों रात अयान की लैब को सील कर दिया गया और पुलिस अयान को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच गई। पूरे मीडिया में खबर फैल गई कि एक फर्जी वैज्ञानिक ने सरकार को धोखा दिया। अयान एक बार फिर खुद को अकेला और लाचार महसूस करने लगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अहाना चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी थी। अहाना ने देश के सबसे बड़े वकीलों की टीम खड़ी कर दी। उसने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसे राघव के आदमियों ने मिटाने की कोशिश की थी। अहाना की टेक टीम ने डिलीट की गई फुटेज को रिकवर कर लिया, जिसमें राघव का आदमी वसीम लैब में घुसता हुआ और राघव से फोन पर बात करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, अहाना ने राघव के उस भ्रष्ट अधिकारी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी निकलवा ली, जिसमें राघव की कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अगले दिन कोर्ट में जब राघव और वो भ्रष्ट अधिकारी अयान को सजा दिलवाने की खुशी मना रहे थे, तभी अहाना कोर्ट रूम में दाखिल हुई। उसने जज के सामने सारे पुख्ता सबूत, वीडियो फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शंस की फाइल रख दी। सबूत इतने पक्के थे कि जज ने तुरंत अयान पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कोर्ट रूम में ही राघव, उसके आदमी वसीम और उस भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पुलिस जब राघव को हथकड़ी लगा रही थी तो वो गुस्से में अयान पर चिल्लाया, तुम एक मामूली कीड़े हो अयान, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। अयान ने शांत होकर राघव से कहा, राघव जी, पैसों के घमंड में आपने यह भुला दिया कि इस देश की मिट्टी में बहुत ताकत होती है। जो मिट्टी फसल उगा सकती है, वो आप जैसे लालची इंसानों को दफन भी कर सकती है। आपकी दौलत आज हार गई और मेरी माँ के संस्कार जीत गए। पूरे कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अयान की ईमानदारी का परचम पूरे देश में लहरा गया। कुछ दिनों बाद जब अयान का फॉर्मूला आधिकारिक रूप से पूरे देश के किसानों के लिए लॉन्च किया गया, तो सरकार ने अयान को देश के सर्वोच्च कृषि सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह के बाद अहाना अयान को लेकर उसी रेलवे स्टेशन पर आई जहां वे पहली बार मिले थे। उसी बेंच के सामने खड़े होकर अहाना ने अयान की आंखों में देखा और कहा, अयान, उस दिन तुम्हारी ट्रेन छूटी थी तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लाई थी। आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जिंदगी भर के सफर में मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगे? अयान की आंखें खुशी से भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद किया और अहाना का हाथ थामते हुए कहा, अहाना, तुमने सिर्फ मेरी ट्रेन नहीं बचाई थी,
तुमने एक टूटते हुए इंसान के सपनों को बचाया था। इस जीवन के सफर में तुम्हारे साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी बेहद सादगी से अयान के उसी गांव में हुई। अयान और अहाना ने मिलकर देश भर में मुफ्त कृषि पाठशालाएं खोली। कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हों, अगर इंसान के इरादे नेक हों और वो अपनी मेहनत व ईमानदारी का रास्ता न छोड़े, तो पूरी कायनात उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाती है।